my channel. This is Khushbu, and in this video we'll discuss monthly current affairs of January 2023. So let's begin. The first is national news. So सबसे पहले हम national news discuss करते हैं. The first news is Honorable Prime Minister of India Narendra Modi will inaugurate world's longest river cruise. दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज हमारे प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करने वाले हैं, जिसका नाम है गंगा विलास क्रूज, जो चलेगी वाराणसी से लेकर असम तक। और ये सिंगल लार्जेस्ट रिवर जर्नी होगी जो एक रिवर शिप पूरी दुनिया में कवर करेगी। तो आपको याद रखना है, इसका नाम भी याद रखना है, ये कहाँ से कहाँ जाएगी ये भी याद रखना है। ये पूरी दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। Next news is about APPU, that is Asian Pacific Postal Union. So India Asian Pacific Postal Union यानी कि APPU का चार्ज लेगा जनवरी 2023 से, और कहाँ पे ये होगा? बैंकॉक थाईलैंड में। तो आपको APPU की फुल फॉर्म भी याद रखनी है और इसके अभी चार्ज किसके पास है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और खुद थर्ड लार्जेस्ट, तीसरे नंबर पर पूरे ग्लोब की ऑटो मार्केट बन गया है। नेक्स्ट है इंडिया विल होस्ट वर्चुअली वॉइस ऑफ ग्लोबल यूथ समिट ऑन 12th and 13th जनवरी 2023, जिसका थीम है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पसेस। तो एक तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल यूथ समिट किसने होस्ट की? इंडिया ने। वर्चुअली होस्ट करने का क्या मतलब है कि ऑनलाइन मोड में वो होस्ट की गई है। इसका थीम क्या है आपको ये भी याद रखना है, और इसका क्या पर्पस है वो भी याद रखना है। इसका क्या पर्पस है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो भी कंसर्न्स हैं, उनको जो भी अफेक्ट करते हैं, उनको डिस्कस करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। तो इसमें आपको तीनों चीजें याद रखनी है, समिट का नाम, इसका थीम और इसका एम, और कौन इसको होस्ट कर रहा है। इसके बाद है Y20 समिट इंडिया। इंडिया पहली बार Y20 समिट होस्ट कर रहा है। Y20 समिट है क्या? ये ऑफिशियल यूथ एंगेजमेंट ग्रुप है G20 नेशंस का। सो आपको पता होगा कि दिसंबर से जो G20 नेशंस की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। तो इस पर इंडिया ये फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है, और इसका क्या एम है? जो भी यूथ है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, अपना विजन और व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए G20 प्रायोरिटीज के रिलेटेड। इसके बाद है इंडिया सरपासेस चाइना टू बिकम मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सो आपको पता ही है कि अभी तक पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला, आबादी वाला देश था चाइना, लेकिन अभी इंडिया ने उसको पीछे छोड़ दिया है और इंडिया पूरे दुनिया में नंबर 1 पर आ गया है मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में। सो अब से इंडिया की आबादी है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है एनजीओ प्रथम, जो कि हर साल एसर रिपोर्ट रिलीज करती है। इस बार भी उन्होंने 17th एनुअल रिपोर्ट रिलीज की है फॉर द ईयर ऑफ 2022। सो जो एसर रिपोर्ट है ये एजुकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? एक तो ये कि एसर रिपोर्ट किस फील्ड से रिलेटेड है, और सेकेंडली तो ये कौन रिलीज करता है? ये रिलीज करती है एनजीओ प्रथम। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद है रिलायंस जियो, जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट ब्रांड बन गया है। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 9th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बना है। पूरे दुनिया का 9वें नंबर पे आया है और इंडिया का 1st नंबर पे रिलायंस जियो ब्रांड बन गया है। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का इनिशिएटिव ई-नैम, उसको अवार्ड मिला है प्लेटिनम अवार्ड इन द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स कैटेगरी। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ई-नाम कौन सी मिनिस्ट्री का है और इसको कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सी कैटेगरी में मिला है। तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद है कुछ स्टेट न्यूज। सो सबसे पहले तो है कर्नाटका। कर्नाटका इसलिए न्यूज में था क्योंकि कर्नाटका में देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव इंस्टीट्यूट का
नींव पत्थर रखा गया है। इसके बाद है गुजरात। गुजरात इसलिए न्यूज में था क्योंकि इंडियन आर्मी ने अहमदाबाद में फर्स्ट एवर, सबसे पहला 2 स्टोरी मतलब 2 मंजिलों वाला 3D प्रिंटेड ड्वेलिंग यूनिट इनॉग्रेट किया है। इसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना इसलिए न्यूज में था क्योंकि जो हैदराबाद है ये मई 2023 तक पहला ऐसा शहर बन जाएगा इंडिया का जहां पर 100% सीवरेज फैसिलिटीज होंगी। इसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा इसलिए न्यूज में था क्योंकि उड़ीसा को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है फॉर द ईयर 2023। किस लिए? फॉर इट्स जग मिशन, JAGA, जग मिशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंड टिटलिंग एंड स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है। तो आपको क्या याद रखना है? जग मिशन कौन सी स्टेट का है और जग मिशन है क्या, ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। और तीसरा ये कि वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 का किस स्टेट को मिला है। इसके बाद है पंजाब। पंजाब इसलिए न्यूज में था क्योंकि पंजाब के मोहाली में फर्स्ट एवर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेट किया गया है। जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर क्या काम करेगा? जो भी जीन्स हैं उनकी एडिटिंग के लिए काम करेगा और ये पहला नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप पंजाब के किसी भी एग्जाम के लिए अपियर करते हैं तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है केरला। केरला इसलिए न्यूज में था क्योंकि केरला इंडिया की पहली फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गई है। भारत की पहली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन बन गई है? केरला। इसके बाद है केरला अगेन। ये इसलिए फिर से न्यूज में था क्योंकि दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का पहला म्यूजियम पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स का तिरुवनंतपुरम में इस्टेब्लिश किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज पूरे वर्ल्ड की या फिर इंडिया की फर्स्ट होती है वो हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बाद है अंडमान एंड निकोबार। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने डिसाइड किया है कि वहां के 21 आइलैंड्स को 21 परमवीर अवार्डीज के नाम पर उनका नाम रखा जाएगा। इसके बाद है असम। असम इसलिए न्यूज में था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो असम के चिरियोडियो मेडाम्स हैं उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। अगर हम चिरियोडियो मेडम्स के बारे में बात करें कि ये है क्या, ये असम की अहोम रॉयल्टी कम्युनिटी की बरियल माउंट्स हैं जिनको पिरामिड्स ऑफ असम भी बोला जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है अगेन केरला। केरला फिर से न्यूज में इसलिए था क्योंकि केरला का वयनाड डिस्ट्रिक्ट पहला ऐसा देश का डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो कि सभी ट्राइबल लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, जो है उड़ीसा। उड़ीसा इसलिए अगेन न्यूज में था क्योंकि उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट का आस्का पुलिस स्टेशन इंडिया का नंबर 1 पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है। इसके बाद है चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसलिए न्यूज में था क्योंकि पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी ने नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है। कहां पर? चंडीगढ़ में। इसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इसलिए न्यूज में था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ने अपना पहला सरस का मेला होस्ट किया है और ये कब होस्ट करेगा? फरवरी 2023 में। इसके बाद है असम। असम इसलिए न्यूज में था क्योंकि असम की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अगर वहां के कोई भी मैन 14 साल से कम की उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसको पॉक्सो एक्ट के अंडर उसको सजा दी जाएगी, बुक किया जाएगा। इसके बाद है केरला। केरला अगेन इसलिए न्यूज में था क्योंकि एक नोरो वायरस नाम का बहुत ही डेंजरस वायरस वहां पे 2 स्टूडेंट्स में पाया गया है। नोरो वायरस को स्टमक फ्लू भी बोला जाता है और ये इसकी वजह से गैस्ट्रोएंटेरिटिस इलनेस होती है जिसको विंटर वॉमिटिंग डिजीज भी बोला जाता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। सबसे पहले तो क्रोएशिया। क्रोएशिया इसलिए न्यूज में था क्योंकि क्रोएशिया ने यूरो को अपनी करेंसी के लिए की तरह अडॉप्ट किया है
और ये यूरोजोन का 20th मेंबर बन गया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि यूरोजोन का लेटेस्ट मेंबर कौन बना है, इसका नाम है क्रोएशिया। और क्या इसने किया है, यूरो को अपनी करेंसी की तरह अडॉप्ट किया है। इसके बाद है चाइना। चाइना इसलिए न्यूज में था क्योंकि ये एशिया की ऐसी पहली कंट्री और पूरे दुनिया की ऐसी दूसरी कंट्री बना है जिसने हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन लॉन्च की है। लेकिन अगर हम बात करें कि दुनिया की पहली ऐसी कंट्री कौन सी थी जिसने हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन लॉन्च की थी, उसका नाम है जर्मनी। वैसे भी अगर आपसे कोई पूछे तो जर्मनी रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काफी आगे है। जर्मनी में विंड एनर्जी भी काफी ज्यादा प्रिवेलेंट है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जर्मनी दुनिया की ऐसी पहली कंट्री है जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च की थी। चाइना एशिया की ऐसी पहली कंट्री है और दुनिया की सेकेंड कंट्री है। इसके बाद है यूएसए। यूएसए इसलिए न्यूज में था क्योंकि यूएसए ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने फॉल ब्रूड नाम की डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन को लाइसेंस ग्रांट किया है। जो फॉल ब्रूड नाम की डिजीज है ये एक बैक्टीरिया से होती है और ये बीज में होती है। अगर इस वैक्सीन के बारे में बात करें तो ये जो है फर्स्ट वैक्सीन हुआ है पूरे वर्ल्ड का। और जो ये ड्रग है ये पूरी दुनिया का फर्स्ट डिजीज प्रिवेंशन ड्रग है जो कि बीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद है जापान। जापान इसलिए न्यूज में था क्योंकि हेंसले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग जापान फिर से मोस्ट फेवरेबल पासपोर्ट की पोजीशन पे अभी भी मेंटेन्ड है। इसके बाद है यूरोप। यूरोप इसलिए न्यूज में था क्योंकि वहां का एक स्पेस मिशन जिसका नाम है जूस, वो लॉन्च किया जाएगा अप्रैल 2023 में। जो ये जूस स्पेस मिशन है ये जुपिटर के मून्स को एक्सप्लोर करेगा, स्पेसिफिकली गैनीमीड, यूरोपा एंड सेलेस्टो। जो जूस है उसकी फुल फॉर्म क्या है, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। इसके बाद है थाईलैंड। थाईलैंड इसलिए न्यूज में था क्योंकि थाईलैंड में अभी येलो बैंड डिजीज न्यूज में चल रही है। येलो बैंड डिजीज है क्या, ये कोरल्स में पाई जाती है जो कि ईस्टर्न थाईलैंड में कोरल्स को बहुत हैवी अमाउंट में वहां के अफेक्ट कर रही है और इसकी वजह से बहुत सारे वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ कोरल्स अफेक्ट हुए हैं सी फ्लोर के। इसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। यूनेस्को ने इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन या जो कि 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वो डेडिकेट किया है अफगान गर्ल्स एंड वुमेन को। नेक्स्ट है नासा का जियोटेल मिशन। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसने 30 इयर्स के बाद, पूरे 30 साल के बाद अपने ऑपरेशंस इसके बंद हो गए हैं। क्यों बंद हुए हैं, क्योंकि जो स्पेसक्राफ्ट का लास्ट डेटा रिकॉर्डर था वो फेल हो गया है। अगर हम जियोटेल मिशन की बात करें तो ये नासा और जाक्सा का ज्वाइंट मिशन था। तो आपको पता होना चाहिए जियोटेल मिशन किसका मिशन था, ये था नासा और जाक्सा का ज्वाइंट मिशन। अब बात करते हैं इस मंथ के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और लॉन्चेस के बारे में। सबसे पहले तो शशि थरूर, इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है अंबेडकर अ लाइफ। तो अगर आपको पूछ ले कोई कि अंबेडकर अ लाइफ किसकी बुक है, कौन इसके ऑथर हैं, तो इनके ऑथर हैं शशि थरूर। इसके बाद है महेंद्र सिंह धोनी ने एक प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की ऑटोग्राफी रिलीज की है जो कि एक टेक्नो एजुकेशनलिस्ट है। इनकी बुक का नाम है नजान साक्षी, मी एज अ विटनेस। तो अगर आपको कोई पूछे कि नजान साक्षी मी एज अ विटनेस बुक न्यूज में थी, कौन इसके ऑथर हैं, तो इसके ऑथर हैं के अब्दुल गफ्फार। और किसने रिलीज की है, ये महेंद्र सिंह धोनी ने, जो कि इंडिया के क्रिकेटर रह चुके हैं। इसके बाद है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी, उन्होंने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 में आपको कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 किसने रिलीज की है, तो आप ज्यादातर टेंडेंसी ये रहती है कि कोई चीफ मिनिस्टर के उस पे टिक करोगे, लेकिन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी ने रिलीज की है। आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। इसके बाद है नीरू यादव।
ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि इन्होंने नाबार्ड के साथ एक पैक्ट साइन किया है, किसके बारे में, कि जो फार्मर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करेगा और साथ ही साथ SIIRD की असिस्टेंट के साथ ये FPOs भी स्टार्ट करेगा। जो नीरू यादव है इनको हॉकी वाली सरपंच भी बोला जाता है। इसके बाद है मनप्रीत मोनिका सिंह। ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि ये USA की पहली फीमेल सिख जज बनी है और ये इंडियन ओरिजिन की है। अगर इनके बारे में बात करें तो ये हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट की जज बनी है जो कि टेक्सास में है। इसके बाद है RRR मूवी का सॉन्ग नाटू नाटू, उसको ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला है। ये जो मूवी है ये SS राजामौली ने डायरेक्ट की थी और अगर इस सॉन्ग की बात करें तो ये कंपोज किया था MM किरावानी ने एंड इसके सिंगर थे काल भैरव एंड राहुल सिपलीगंज। तो आपको ध्यान में रखने हैं ये सभी पॉइंट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड्स और लॉन्चिंग्स की। सबसे पहले है गोवा। गोवा इसलिए न्यूज में था क्योंकि गोवा का एयरपोर्ट मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड मिला है। इसके बाद है डॉक्टर प्रभा अत्रे। ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि उनको पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और जो डॉक्टर प्रभा अत्रे हैं ये इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं और ये किराना घराना से बिलोंग करती हैं। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है R विष्णु प्रसाद। ये एक साइंटिस्ट थे और इनको 2022 के मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, तो आपको ये भी याद रखना है। इनके बाद है MEO। ये फर्स्ट ऐसी एशियन बनी है जिन्होंने ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड बैक किया है, इनको ये अवार्ड मिला है। इसके बाद बात करते हैं पद्म अवार्ड्स की। हर साल पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। 2023 में जो भी पद्म अवार्ड्स मिले हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो बेसिक इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो पद्म अवार्ड्स होते हैं ये 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। एक है पद्म विभूषण, सेकंड है पद्म भूषण एंड थर्ड है पद्म श्री। इस साल ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 106 पद्म अवार्ड्स अप्रूव किए हैं, जिनमें 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है एंड 91 पद्म श्री है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है कि जो पद्म अवार्ड्स हैं वो इंडिया में कौन अप्रूव करता है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले देखते हैं पद्म विभूषण अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023। सबसे पहले है श्री बालकृष्ण दोषी। इनको पॉस्थ्यूमस मिला था। पॉस्थ्यूमस मीन्स उनकी डेथ के बाद जिनको ये अवार्ड मिला है। इनको मिला है आर्किटेक्चर के फील्ड में और ये बिलोंग करते हैं गुजरात से। नेक्स्ट है श्री जाकिर हुसैन। इनको मिला है आर्ट की फील्ड में और ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। इनके बाद है श्री SM कृष्णा। इनको पब्लिक अफेयर्स फील्ड में पद्म विभूषण मिला है और ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। इनके बाद है श्री दिलीप महालनबिस। ये मेडिसिन फील्ड में इनको अवार्ड मिला है और ये वेस्ट बंगाल से हैं। इसके बाद है श्री श्रीनिवास वरदान जी। इनको मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में और ये बिलोंग करते हैं USA से। इनके बाद है श्री मुलायम सिंह यादव जी। इनको भी पॉस्थ्यूमस मिला है और ये पब्लिक अफेयर्स फील्ड में मिला है। ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से और ये UP के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं इस साल के पद्म भूषण अवार्ड्स की। सबसे पहले तो एक तो मिला ये लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में श्री SL भैरप्पा जी को, जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड में मिला है श्री कुमार मंगलम बिरला जी को, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है श्री दीपक धार। इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड के लिए मिला है, जो कि बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है मिस वानी जयराम, जिनको आर्ट फील्ड में मिला है, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है स्वामी चिन्ना जियर, जिनको स्पिरिचुअलिज्म फील्ड में मिला है, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। इनके बाद है श्री कपिल कपूर, जिनको लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड के लिए मिला है और ये बिलोंग करते हैं दिल्ली से। इनके बाद है सुधा मूर्ति जी, जो कि सोशल वर्क फील्ड में जिनको अवार्ड मिला है एंड ये बिलोंग करती हैं कर्नाटका से। सुधा मूर्ति जी के सन इन लॉ जो कि है ऋषि सुनक जी, जो
इस बार यूके के प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। इनके बाद है श्री कमलेश डी पटेल जी, इनको भी स्पिरिचुअलिज्म फील्ड में मिला है, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है मिस सुमन कल्याणपुर, जो कि आर्ट के फील्ड से बिलोंग करती हैं और ये महाराष्ट्र से हैं। जो पद्मश्री अवार्ड्स हैं ये 91 मिले हैं, लेकिन हम सिर्फ इम्पोर्टेंट ध्यान में रखेंगे क्योंकि 91 याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हम देखेंगे। सबसे पहले है राकेश झुनझुनवाला, इनको मिला है स्टॉक ब्रोकर के फील्ड में। नेक्स्ट है अरीज थबट्टा, इनको मिला है, फाउंडर है ये रसना के। नेक्स्ट है अहमद हुसैन एंड मोहम्मद हुसैन, जो कि गजल सिंगर हैं। इनके बाद है रवीना टंडन, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है, इनको 20 साल पद्मश्री अवार्ड मिला है। इनके बाद है आनंद कुमार, जो कि सुपर 30 के फाउंडर हैं, इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है MM किरावनी, जो कि RRR मूवी के म्यूजिक कंपोजर हैं, इनको भी इस बार पद्मश्री अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं इस मंथ की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। सबसे पहले जी कमल वरदान राव, ये FSSAI के CEO अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है BSc, इनके MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं सुंदर रमन राममूर्ति। इसके बाद है इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। इसके बाद है लुई इनेशियो लुआ दा सिल्वा, जो कि प्रेसिडेंट बने हैं ब्राजील के। इनके बाद है कैप्टन शिव चौहान, ये पहली वमेन ऑफिसर बनी है जिनको सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है। सियाचिन की अगर बात करें तो ये कराकोरम रेंजेस में लाई करता है। इसके बाद है AK सिकरी जी को अपॉइंट किया गया है एडमिनिस्ट्रेटर फॉर 2023 शूटिंग वर्ल्ड कप। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं। इनको किस लिए अपॉइंट किया गया है कि जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप है उसके जो भी फंड्स होंगे उनको यूटिलाइजेशन की बारे में ये सारा ध्यान रखेंगे, कंट्रोल करेंगे, मॉनिटर करेंगे। और जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप है ये अपकमिंग मार्च में होने वाला है। इसके बाद है क्रिस हिपकिंस, ये इसलिए न्यूज में थे क्योंकि ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं न्यूजीलैंड के और इन्होंने जकिंडा आर्डरन को रिप्लेस किया है। इसके बाद है विक्रम देव दत्त, ये DGCA के डायरेक्टर जनरल बने हैं। अब बात करते हैं इस मंथ की इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में। सबसे पहले तो दिव्या देशमुख, ये यंगेस्ट प्लेयर बनी है जिनको नेशनल वुमेन्स चेस टाइटल मिला है। इसके बाद है BCCI ने, जो कि इंडिया में क्रिकेट की एजेंसी है या सारा क्रिकेट का जो भी मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है, उन्होंने नया सिलेक्शन क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया है टीम इंडिया के लिए जिसका नाम है डेक्सा। डेक्सा एक बोन डेंसिटी टेस्ट है। ऑल्सो एक योयो टेस्ट होता था पहले जिसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था, अब से वो फिर से प्रैक्टिस में लाया जाएगा। योयो टेस्ट है, एक फिटनेस टेस्ट है, तो आपको दोनों याद रखने हैं, डेक्सा क्या है और योयो टेस्ट क्या है। इसके बाद है सानिया मिर्जा जो कि टेनिस प्लेयर है, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है और ये रिटायर होंगी WTA 1000 इवेंट जो कि दुबई में होगा फरवरी 2023 में। इनके बाद है बेलिंडा क्लार्क, जो कि फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बनी है जिनका स्टैचू कास्ट किया जाएगा। बेलिंडा क्लार्क फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैप्टन थी और इनका ब्रॉन्ज स्टैचू अनवील किया जाएगा सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में। इनके बाद है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इनॉग्रेट किया गया है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है। इसके बाद है सूर्य कुमार यादव, जो कि इंडिया के क्रिकेट प्लेयर हैं, ये फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने T20 में 1500 रन स्कोर किए हैं। नेक्स्ट है सूर्य कुमार यादव, इनको ये फिर से इसलिए न्यूज में थे क्योंकि इनको ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 नाम दिया गया है। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया के ताहलिया मैकग्राथ, इनको ICC T20 वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर नाम दिया गया है 2022 के लिए। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज की। सो लियोन मेसी जो कि फुटबॉल प्लेयर हैं, उनको इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा 2022 का बेस्ट प्लेयर चूज किया गया है। इसके बाद है इंडिया की टीम ने इंग्लैंड को डिफीट करके हरा के आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल जीत लिया है और ये इंडिया का फर्स्ट अंडर 19 वुमेन कैटेगरी में T20 वर्ल्ड कप है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद है न्यूजीलैंड एक डेबी एच मेडल इंट्रोड्यूस करेगा वुमेन क्रिकेटर्स को ऑनर करने के लिए। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डेबी एच मेडल कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है, तो उसका आंसर है न्यूजीलैंड। अब बात करते हैं ऑबिचुअरीज की। सबसे पहले तो फॉर्मर पॉप बेनेडिक्ट 16 पास्ट अवे। ही पास्ट अवे एट वेटिकन सिटी। इनकी आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रही है। इसके बाद है रिट्जर विनिंग आर्किटेक्ट एराटा आइसोजेक पास्ट अवे। इनकी भी आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है। इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ये फर्स्ट अफ्रीकन थे जिनको रिट्जर प्राइज मिला था। इसके बाद है गुजरात की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी मंजुला सुब्रमण्यम पास्ट अवे। इनकी भी यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है। नेक्स्ट है कश्मीर के पहले जननपीठ अवार्डी रहमान राही पास्ट अवे। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था इनकी पोएम्स की कलेक्शन के लिए, जिसका नाम है नवरोज ई सभा इन 1961 और इनकी भी आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है स्क्रीन पर। इसके बाद है फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हिमतन उडवाडिया पास्ट अवे। इनकी भी आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रही है। इनके बाद है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शरद यादव जी पास्ट अवे। इनकी भी आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है। अब बात करते हैं इस मंथ के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। सबसे पहले वर्ल्ड ब्रेल डे जो कि 4 जनवरी को होता है और ये लुई ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसके बाद है अर्थ रोटेशन डे जो कि जनवरी 8 को होता है। ये फ्रेंच फिजिसिस्ट लियोन फौकॉल्ट की उन्होंने 1851 में प्रूफ दिया था कि अर्थ एक्सिस पे अपनी रोटेट करती है, उसकी एनिवर्सरी है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस या फिर हैप्पी एनआरआई डे। ये जनवरी 9 को होता है और इस दिन महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे जो कि 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसके बाद है पराक्रम दिवस जो कि 23 जनवरी को होता है और ये सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इनके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो कि 24 जनवरी को होता है और इस बार का इसका थीम था टू इन्वेस्ट इन पीपल एंड प्रायोरिटाइज एजुकेशन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 2023 का इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यूनेस्को ने अफगान गर्ल्स एंड वुमेन को डेडिकेट किया था। If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video.